and welcome, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, first of all, welcome to the digital platform of Sri Karni Academy and EduTech. And I'm your economics educator Tanuja Rathore. Welcome to class 12th. And आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ आउट करूंगी आपके सिलेबस को कि जो ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो क्या है, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, आपके पास 2 बुक्स अवेलेबल है उसकी, तो हम लोग कैसे कैसे वो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी हमारे सिलेबस को, हम कैसे कंप्लीट करेंगे और क्या क्या चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सो ऑलवेज आप लोग को अपनी बुक्स, नोटबुक्स और पेन लेकर क्लास में आना है, ठीक है, ताकि जो भी हम लोग पढ़ेंगे क्लास में वो आप लोग हैंड टू हैंड नोट्स बनाकर और उसे समझते हुए लिखते रहिए, ठीक है। आप चाहें तो अपने पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं। सो आपका जो 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इन 2 बुक्स, ठीक है। 2 बुक्स हैं हमारे पास, आपने देखी होगी। पहली बुक्स क्या है हमारे पास, पहली बुक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जो दूसरी बुक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो चैप्टर्स हैं इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, ठीक है। सो इसमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल पोर्शन होगा जिसमें हम लोग ग्राफ्स वगैरह को ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स है थियोरेटिकल पोर्शन। एक जो चैप्टर है वो नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो प्रैक्टिकल है, उसमें भी एक चैप्टर है उसमें आपको कैलकुलेशंस आएंगे, बाकी सारा ये थियोरी है, ठीक है। बट माइक्रो में आपको कैलकुलेशंस वगैरह करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो 2 बुक्स हैं माइक्रो और मैक्रो हैं, और हम लोग सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे माइक्रो से, ठीक है। कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद देन विल मूव फॉरवर्ड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑलराइट। सो बकल योर शूज, बी रेडी। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा बुक पढ़ेंगे हम लोग, माइक्रो, जो आपकी फर्स्ट पार्ट है हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। कहीं भी जाते हैं हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को सबसे पहले, तो सब्जेक्ट भी हमारे लिए न्यू है, ठीक है, एकदम न्यू सब्जेक्ट है। तो हम लोग 10th में था बट वो बहुत छोटा पार्ट था इकोनॉमिक्स का, कोई एक आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया कि ये जीडीपी का कुछ कैलकुलेशन दे दिया, ये इस तरह से था। बट 11th में और 12th में हम लोग फुल फ्लेज इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं कि हम इकोनॉमिक्स से क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। तो इसका रीज़न है, क्या होता है, देखो बच्चों, हमारे कंट्री में कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है, राइट। रिसोर्सेज हैं, आप कुछ रिसोर्सेज के नाम बता सकते हैं मुझे। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मैन मेड रिसोर्सेज भी हैं और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है। रिसोर्सेज होते क्या एक्चुअली, वो चीज़ जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और हम उनसे क्या होते हैं, यूटिलिटी लेते हैं या फिर हम लोग उनसे कुछ बेनिफिट लेते हैं। सो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं और दूसरे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए नेचर से कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, इसमें हमें सनलाइट मिलती है, हमें वाटर मिलता है, ठीक है, और क्या है, और क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो रिसोर्सेज जो हैं, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हो चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, वो हमेशा लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल हैं। लिमिटेड अमाउंट का मतलब है क्या, वो वापस से हमारे पास नहीं आ सकते, सनलाइट तो वो लिमिटेड नहीं है। बट मुझे बताइए लिमिटेड मतलब यहाँ पे है कि कितने सारे लोग, जो पूरा जो वर्ल्ड है उन सबको रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए क्या होती है, हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई है। अब वो प्रॉब्लम होती क्या है एक्चुअली में, देखिए क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास बहुत कम हैं, ठीक है। कम है मतलब लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन उनको यूटिलाइज करने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है। जो हमारी इच्छाएं हैं वो क्या है, अनंत है। अनंत कैसे है, हम लोग उन रिसोर्सेज को हम
क्या चाहते हैं हम, एक इंसान, हम लोग हमारी खुद का ही एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बेस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपके घर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपके घर में आपके फादर आपको पॉकेट मनी देते हैं, राइट, देते होंगे, कितनी देते हैं, सबको अलग अलग पॉकेट मनी मिलती होगी, किसी को 2000 मिलती है, किसी को 1000 ही मिलती है, किसी को 500 रुपये ही मिलते होंगे, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको इतनी ही पॉकेट मनी वो लोग पेरेंट्स आपको देते होंगे। सो इस पॉकेट मनी को आप मानिए ये रिसोर्स है आपका, क्या है, रिसोर्स, ठीक है। अब इस रिसोर्सेज को आप बताइए, आपको पर मंथ 2000 रुपीज़ मिलते हैं, इस रिसोर्सेज को आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो, कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। आप लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं हम लोग, और क्या करते हो, अपने अपने एक्सपेंसेस लिख दीजिए सब लोग। कोई हमें सपोज कभी बाहर पार्टी में जाना है तो पार्टी में खर्च हो जाते हैं, बाहर चाय पे चले जाते हैं, कुछ भी, मतलब XYZ कितने सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो तो बहुत है, कैसे, हम लोग कभी चाहते हैं कि हम लोग पिज़्ज़ा भी खा के, अगर हमारे पास बजट में हो तो हम लोग हर दिन पिज़्ज़ा खाएं, लेकिन नहीं होता है, इसलिए हमें पानी पूरी के ठेले पे शाम को खड़ा होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है उतने। तो अगर आपकी सपोज पॉकेट मनी 5000 हो जाए तो आप तो हर महीने पिज़्ज़ा खाने जाओ, हर दिन पिज़्ज़ा खाने जाओ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये आपकी क्या अराइज हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अराइज हो गई, राइट, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो अगर पैसों के टर्म्स में देखिए तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। और ये हर इंसान नहीं, ये सबकी कहानी है, घर घर की कहानी है, ठीक है, कहानी घर घर की। तो क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज होते सबके पास है बट लिमिटेड क्वांटिटी में है। दूसरी बात क्या है कि हमारी इच्छाएं हैं वो अनंत है, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास ये भी हो, वो भी हो, बंगला, गाड़ी, रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब सब कुछ हो, ठीक है। हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। और तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। मीन्स एक रिसोर्स को हम कितनी जगह यूज करते हैं, देखिए ना, आप अपने जो 2000 रुपये आप कितनी जगह खर्च कर रहे हो, ठीक है। ये तो मैंने बहुत कम बताए, आप तो और भी करते होंगे खर्चे, ठीक है, तो आपके तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस होते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे घर में अराइज होती है। सो वो प्रॉब्लम जब हम इकोनॉमिक लेवल पर पढ़ते हैं तो वो प्रॉब्लम बन जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का वैसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ही नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक तरीका है, हम रिसोर्सेज का कैसे बेटर यूज कर सकते हैं। आप उन 2000 रुपये को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो कि उसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिले। देखिए, कई लोग आपने देखा होगा कि आलतू फालतू खर्च नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो उनको ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ उसी पे खर्च करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये लोग रुपए का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट में आई। क्यों आई, कोई आपसे पूछेगा आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो वो पूछेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आप क्या बताओगे, चलिए रीड आउट करते हैं। क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स रिसोर्सेज को हम किस तरह से रैशनली मैनेज करें, क्योंकि मैनेजमेंट करना रिसोर्सेज का बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जांपल लेती हूँ वाटर का। सपोज फैक्ट्री में वाटर यूज़ हो रहा है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, कुछ भी चीज़ यूज़ हो रही है, तो एक फैक्ट्री का एग्जांपल है। तो उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जहाँ नहीं है उसे बंद कर देना है। तो एक रैशनल माइंड क्या होता है, जो सूझबूझ का माइंड, ठीक है, मतलब जो सही डिसीजन ले पाए। सो ये जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और सॉरी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ऑप्टिमम मैंने जैसे बताया कि हम हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम कैसे, कि किस तरह से बेटर जगह यूज कर पाए, हम आलतू फालतू चीज पर नहीं, लेकिन हम बेटर चीज पर कैसे खर्च यूज कर पाए उन रिसोर्सेज को। और तीसरा क्या आता है,
प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है? रिसोर्सेज को एलोकेट, कई बार हमें इलेक्ट्रिसिटी को एलोकेट करना पड़ता है, वाटर को एलोकेट मीन्स आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कितना किसको दें। एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये सब एक ही नाम है, ठीक है। सो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आप क्या बताएंगे? आप 4 प्रॉब्लम गिना देना उन्हें, ठीक है, वो खुद ही प्रॉब्लम बन के निकल जाएगा। तो क्या 4 प्रॉब्लम है वो? प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस की कैसे प्रॉब्लम है? मैं कहाँ कितना खर्च करूं, ये भी एक चॉइस की प्रॉब्लम हो गई, तो ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। ऑलराइट, तो देखिए किस तरह से जो 4 तरह की प्रॉब्लम्स है वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जन्म देती है। नाउ कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई पूछे भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई कहाँ से, क्यों अराइज होती है, ये रीजन क्या है? इतना तो समझ आ गया हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ क्या है, कहाँ से आई ये? 3 आपको मैंने रीजंस बताए थे। क्या बताए थे वो 3? उन तीनों को अपने एग्जाम्पल से ही याद करेंगे हम लोग कि हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं। ये आपकी ही बात नहीं है, ये चाहे मैं हूँ, आप हो, पूरी दुनिया हो, सबकी इच्छाएं क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो। अंबानी भी नहीं है, अंबानी छोड़ी बिल गेट्स भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। सो आर वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो ऑब्वियसली लिमिटेड होंगे, ठीक है। मैनमेड को चलो आप और बना दो, लेकिन मैनमेड बनाने के लिए भी तो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, तो वो तो लिमिटेड ही है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब रिसोर्सेज के क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव समझते हैं? ऑल्टरनेटिव मतलब एक चीज को आप 10 जगह यूज कर सकते हो। जैसे आपके घर में मिल्क आता है, सुबह सुबह आता है दूध वाला सॉरी उस मिल्क का देखिए कहाँ पे यूज है। आप पहले मिल्क पीने में यूज करते हैं, देन कर्ड बनता है, देन क्या होता है, बटर मिल्क भी बना के पीते हैं, ठीक है। और क्या क्या है, घी भी बनता है, कई बार मिठाई भी बनती है, ठीक है, मिठाई और स्वीट्स। सो रिसोर्स एक है लेकिन ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सो आप सोचें आज मैं मिठाई खाऊं, खा सकते हो, पर मम्मी बोलेगी फिर मैं दही किसका जमाएंगे, हम घी किसका बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम हर सब में अराइज होती है। तो ये क्या हो गई, ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए एक रिसोर्स के, ठीक है। तो अपने हम लोग जब इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ को समझते हैं ना, तो हम लोग बड़े लेवल पे भी समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड, पूरी जो अर्थ है उस पर ये प्रॉब्लम है ही। हर कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, कोई कंट्री फुल फ्लेज ऐसी नहीं है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड अवेलेबल हो, कोई नहीं है ऐसी कंट्री। तो हर कंट्री में क्या है, मतलब ये मान के चलो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है ही। हाँ, हो सकता है किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी कंट्री में बहुत कम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हर कंट्री में होती ही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, बिकॉज देयर इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइज कैसे कर रहे हो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। नाउ कॉजेज, क्या कारण है प्रॉब्लम अराइज होने के? 3 कारण हैं। एक तो हमारी इच्छाएं अनंत है, आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सो ये आपको जो तीनों पॉइंट्स है वो हर आंसर में जब भी आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो बात आती है तो आपको ये लिखना है। ऑलराइट, सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग टू टेल यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अब आती है बात, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अगर आपसे पूछे कोई इकोनॉमिक्स क्या है, देखिए तीनों में डिफरेंस है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है और इकोनॉमी अलग है, तीनों अलग है। अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी
इकोनॉमिक्स एक पढ़ाई है, इसीलिए आपके बुक का नाम इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी नहीं है। क्या है? इकोनॉमिक्स, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, स्टडी है। स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स मतलब क्या होता है? लिमिटेड। हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे ऑप्टिमम, ठीक है, मतलब कैसे बेटर यूटिलाइजेशन कर पाए इन अ मैनर, किस मैनर में, दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर मिनिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन, नॉट मिनिमाइजेस, मैक्सिमाइजेस होगा। क्या होगा? मैक्सिमाइजेस। हम एक कंज्यूमर है, हम पानी पूरी खाने जाते हैं, क्या चाहते हैं? हमारा एक फिक्स होता है पानी पूरी वाला ठेला, राइट? ऐसा क्यों होता है? हमें उसी की ही पानी पूरी अच्छी लगती है, क्योंकि उसको खाने से हमें ज़्यादा टेस्ट आता है। रादर हम लोग जब दूसरी जगह से खाते तो हमें नहीं आता, तो हमारा एक फिक्स होता है पानी पूरी का ठेला, ठीक है। तो कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है? भले ही 10 रुपये ज़्यादा लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए पानी पूरी खाने में। या आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलते हो कि इसी रेस्टोरेंट में चलो, इसमें खाना अच्छा मिलता है। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग हम भी जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं बदले में? सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, ठीक है। कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है? कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा रहे, ठीक है। अब बताओ प्रोड्यूसर क्या चाहता है? जो आपको सामान दे रहा है सॉरी जो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है या जो आपको सेल कर रहा है, वो क्या चाहता है? क्या वो भी अपना सेटिस्फैक्शन चाहता है? क्योंकि वो तो कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा। सेटिस्फैक्शन कौन लेता है? जो कुछ कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर। लेकिन प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? मैक्सिमाइजेज इज प्रॉफिट। उसको चाहिए कि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, क्योंकि उसका काम ही वही, वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वो क्यों फॉर्म लगा के बैठा है, क्यों दुकान खोल के बैठा है? क्योंकि उसे प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, ठीक है। तो उसका जो वो हिट पॉइंट है वो क्या है? प्रोड्यूसर को तो प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, कंज्यूमर को क्या करना है? सेटिस्फैक्शन ज्यादा करना है, ठीक है। ये बात होती है माइक्रो लेवल पर, जो आप बुक पढ़ रहे हो माइक्रो लेवल की बात है। लेकिन जब हम ओवरऑल कंट्री की बात करते हैं, वो हो जाती है मैक्रो लेवल। माइक्रो समझते हैं? छोटा लेवल। मैक्रो मीन्स बड़ा लेवल। सो जब आप ओवरऑल कंट्री की बात कर रहे हैं, सो कंट्री को कब वो होगा, बेनिफिट कब होगा? जब उसकी जो जीडीपी रेट है वो क्या होगी? मैक्सिमाइज होगी, ज़्यादा होगी। सब जगह मैक्सिमाइज लिख दिए, मिनिमाइज कहीं नहीं आएगा। एंड कंट्री मैक्सिमाइजेज द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ क्या होता है? एक पैरामीटर होता है। हम कंट्री को कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कैसे पता लगाते हैं? हम लोग उसका जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। सो जीडीपी अगर इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है, मीन्स कंट्री ग्रो कर रही है। सो जीडीपी ग्रोथ एक पैरामीटर है। दूसरा है सोशल वेलफेयर। वहाँ के लोगों को क्या बेसिक फैसिलिटीज, सब मतलब पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी सिचुएशन तो नहीं है। तो जो कंट्री मैक्सिमाइज कर रही है अपना जीडीपी ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर, कौन से लेवल पर? मैक्रो लेवल पर, तो वो उस चीज़ की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक्स जैसे मैंने बताया 2 पार्ट्स में है आपकी। देखिए इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में, इसकी डेफिनेशन कैसे लर्न करनी है वो याद रखिए। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है 2 पार्ट्स में, माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल, ठीक है। माइक्रो में कौन कौन आते हैं? एक तो आ गया कंज्यूमर और एक आ गया प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कब होगा? जब उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ कंज्यूम करने से जब उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हम बोलेंगे कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, मीन्स और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हुआ है। प्रोड्यूसर, व्हेन प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेज हिज प्रॉफिट। और मैक्रो लेवल पे मतलब कंट्री लेवल पे कब हम लोग देखेंगे? जब जीडीपी ग्रोथ होगी एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। सोशल वेलफेयर एट मैक्रो लेवल। समझ आई आपको बात? तो इस तरह से जो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स है वो होती है। तो वापस से मैं रीड आउट कर रही हूँ। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसकी? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन अ मैनर, इस मैनर में, दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन। इंडिविजुअल मतलब एक प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेज हिज प्रॉफिट, कौन से लेवल पे? माइक्रो लेवल।
और कंट्री मैक्सिमाइजेज द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ एज वेल एज सोशल वेलफेयर एट मैक्रो लेवल। आई होप आपको ये डेफिनेशन अब तो लर्न हो गई होगी, ठीक है। तो अब इसको जब पढ़ेंगे या बार बार पढ़ेंगे तो अब आप अपने आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हो। सेकेंड बात आती है इकोनॉमी। ये क्या होती है? इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी बनती है, ठीक है। क्या है? इट इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। एक एरिया में जिस तरह लोग कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, वही इकोनॉमी बनाती है, ठीक है। हम कहते हैं ना हमारे देश की इकोनॉमी खराब हो रही है, इट मीन्स देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, पीपल आर नॉट एबल टू सर्वाइव। व्हाई? बिकॉज वहां पे क्या हो रही है? प्रॉब्लम अराइज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। सो इकोनॉमी अगर इंप्रूव हो रही है मीन्स people are able to earn their living on daily basis. So इकोनॉमी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक एरिया में जो लोग कमा रहे हैं वो एरिया वो क्या हो सकता है? वो एक कंट्री हो सकती है, ठीक है, सिटी हो सकती है। सो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, ठीक है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस समझ आया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली होती है 4 एक्टिविटीज। कौन कौन सी होती है? पहला है प्रोडक्शन, देन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये होता क्या है? इन चारों को मिलाकर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है, ठीक है। ये चारों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सो व्हाट इज प्रोडक्शन? देखिए प्रोडक्शन क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर, आपको पता ही है, प्रोड्यूसर या सेलर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? इकोनॉमी बनाते हैं। सो प्रोड्यूसर और सेलर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कंज्यूमर की जो डिमांड्स है उनको पूरा करते हैं और उसके लिए सामान बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी क्या कहलाती है? प्रोडक्शन कहलाती है। सो इससे क्या हो रहा है? पैसा जनरेट हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इकोनॉमिक में कैसे हो रहा है? वो जो प्रोड्यूसर है या सेलर है वो क्या करेंगे? मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे और बदले में क्या लेंगे? मनी लेंगे। सो प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कौन करता है? ये प्रोड्यूसर करता है। कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब आप बोलेंगे कंजम्पशन कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी? उससे क्या हो रहा है? देखिए उससे पैसा कैसे जनरेट हो रहा है? प्रोड्यूसर जो बना रहा है उसे खरीद कौन रहा है? कंज्यूमर खरीद रहा है। कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तभी तो वो एक जो साइकिल है वो चल रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर बना के रख देगा, हम लोग कंजम्पशन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। वो प्रोड्यूसर कहाँ से प्रॉफिट कमाएगा? सो कंजम्पशन हो रहा है। आप देख रहे हैं, कभी मार्केट गए हैं, कितने लोग रोजाना के क्या क्या चीजें खरीदते हैं। सो ये मार्केट में क्या डिमांड सप्लाई की जो साइकिल है वो चलती रहती है। तो कंजम्पशन भी एक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। ये नहीं होगी तो फिर पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। कंजम्पशन के बिना है ही नहीं, प्रोडक्शन भी है कंजम्पशन भी है, दोनों जरूरी है। अब आप बोलेंगे फिर ये दो क्यों है? ये दो भी जरूरी है। कैसे जरूरी है? इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? हम हमारी इनकम का, जैसे इनकम है हमारी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है कुछ भी रुपीज ले लीजिए, 25,000 आपकी इनकम है, उसमें से आप लोग 15,000 तो आप लोग अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर पे लगा देते हो। तो जो पैसा बच जाता है विच इज नॉट बीइंग यूज फॉर एक्सपेंडिचर, आप लोग जो यूज नहीं कर रहे हो, मीन्स कितना बच गया? 10,000 रुपीज। सो वो 10,000 रुपीज आप क्या कहलाएगी? पहली बात तो वो सेविंग कहलाएगी। उस सेविंग को आप क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम लोग बैंक में कई लोग डिपॉजिट करते हैं, कई लोग एफडीज कराते हैं, बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? मनी फ्लो चलता है इकोनॉमी में। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना तो मनी जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक समझ रहे हैं? मतलब जब तक पैसा एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता है तब तक वो क्या होती है? इकोनॉमी बंद हो जाती है, मतलब इकोनॉमी में ब्लॉकेज आ जाता है। इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट, या तो बैंक में आप जब डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि बैंक वाले बहुत सारा जो डिपॉजिट इकट्ठा करके क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो लोन से क्या होता है? जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो फैक्ट्री वाले लोग हैं जिनको बिजनेस करना है वो लोग लेके जाते हैं
और कंट्री को अपनी फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, उस पैसे को यूज़ करके बिजनेस करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से क्या इनकम जनरेट हो रही है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये भी। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या है यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या हर एक कंज्यूमर के पास सामान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, उनको डिमांड है लेकिन हम उन्हें पहुंचाएं कैसे सामान। सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन की जो फैसिलिटीज है ये भी एक इकोनॉमी को बनाती हैं। समझ आई आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो कौन कौन सी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्रोडक्शन, जो कौन करता है, प्रोड्यूसर, क्योंकि वो प्रोडक्शन करके क्या अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इनकम जनरेट हो रही है, मनी फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में। सो जब मनी फ्लो हो रहा है किसी भी रास्तों से इकोनॉमी में, वो एक्टिविटीज कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो प्रोडक्शन, कंजम्पशन कौन करता है, कंज्यूमर करता है, ठीक है, कंजम्पशन से भी पैसा जनरेट होता है। इन्वेस्टमेंट से ऑब्वियसली पैसा जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप इनकम का कुछ पार्ट एक्सपेंडिचर कर देते हो, कुछ पार्ट सेव रखते हो, तो वो सेविंग से क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। आप सेविंग बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, बहुत सारा जब अमाउंट बल्क में हो जाता है तो सेविंग बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, बैंक वालों के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो वो पैसा किस में चला जाता है, करोड़ों में चला जाता है, मिलियंस बिलियंस में चला जाता है। उस पैसे को बिजनेसमैन को वो लोन देते हैं, वो लोग बिजनेसमैन यूज करते हैं उस पैसे को और क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके क्या करते हैं, वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, फिर बैंक को इंटरेस्ट भी देते हैं उस लोन का। इस तरह से जो मनी है वो इकोनॉमी में क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है। अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी बंद हो जाए तो क्या आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा इकोनॉमी में। इसलिए जब हम लोग कहते हैं ना कि अगर कुछ सपोज एक दिन के लिए भी अगर सब कुछ बंद हो जाए तो इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो बिल्कुल नीचे आ सकती है, ठीक है, तो वापस रिवाइव करना फिर थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से कभी भी ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है, जो मनी फ्लो है वो फास्ट होना चाहिए, फास्ट नहीं भी हो बट रेगुलर होना चाहिए, ऑलराइट। सो इस तरह से हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसके कॉजेज क्या हैं, क्या रीज़न से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बाद हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक की डेफिनेशन में जो डिफरेंशिएट समझा कि क्या डिफरेंट है इनके बीच में, और फिर हमने क्या समझा कि किस तरह से ये जो इकोनॉमी है वो वर्क करती है, मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो इकोनॉमी को बनाती हैं। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपकी दोनों बुक्स है वो किस तरह की और मतलब इसमें क्या क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें। पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। इसमें आती है एन इंडिविजुअल, अ फर्म, एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम इश्यूज पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के। वो यूनिट्स कौन कौन सी है, एक तो हो गया इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इंडिविजुअल कंज्यूमर। फर्म को आप समझिए, फर्म मतलब है प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रही है, फर्म मतलब क्या है, प्रोड्यूसर सॉरी। सो फर्म में कौन आ गए, प्रोड्यूसर आ गए, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हाउस होल्ड मीन्स, हाउस होल्ड में कौन आ गए, मतलब सारे घरेलू लोग, ठीक है, या फिर उनको हम क्या बोल सकते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, जो क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। सो माइक्रो में हम लोग सिंगल कंज्यूमर, सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल हाउस होल्ड की बात करते हैं कि अगर मार्केट में कुछ चेंज होता है तो इन पर क्या प्रभाव आ रहा है। एक कंज्यूमर है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, एक प्रोड्यूसर है वो किस तरह से रिएक्ट करता है मार्केट में, ठीक है। तो ये दोनों जो है कंज्यूमर प्रोड्यूसर है किस तरह से रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, उन चीज़ों को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, यानी इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। अब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सो इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे जो हम इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम इकोनॉमी एज अ होल, पूरी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। हम सिंगल इंडिविजुअल के नहीं, हम बहुत सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, हम बहुत सारे इंडिविजुअल सप्लायर्स या प्रोड्यूसर्स,
उन सबको मिलाकर वो लोग किस तरह से मार्केट में रिएक्ट करें और किस तरह से मनी फ्लो हो रहा है, तो वो जब हम इश्यूज को इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ऑलराइट, let's move further. Microeconomics is basically concerned with determination of price in the market. Microeconomics basically किससे concerned है? प्राइस को डिटरमाइन करना. ठीक है, जो क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए. सो प्राइस को जब डिटरमाइन किया जाता है मार्केट में, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को द थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. Macroeconomics is basically concerned with determination of aggregate output. What is aggregate output? Aggregate output means total output. Aggregate मतलब होता है total. Output means क्या चीज़ें, goods और services जो total produce हुई हैं एक साल में कंट्री में. ठीक है. And general price level. General means एक एक का प्राइस नहीं. जनरल क्या प्राइस लेवल है, क्या इन्फ्लेशन हुआ है, क्या डिफ्लेशन हुआ है, महंगाई बढ़ी है या महंगाई कम हुई है. तो महंगाई में हम क्या सिर्फ प्याज के दाम देखते हैं, हम सिर्फ मिल्क के दाम देखते हैं, हम क्या लेते हैं जनरल प्राइस लेवल. लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं माइक्रो में, हम एक एक प्रोडक्ट के प्राइस देख रहे हैं, तो उसको थ्योरी ऑफ प्राइस कहते हैं. लेकिन यहाँ पे हम लोग एक एक आइटम को नहीं, हम लोग जनरल प्राइस लेवल को पढ़ रहे हैं कि क्या सभी प्रोडक्ट्स की जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज हुई है. ठीक है, एक तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टोटल आउटपुट कितना जनरेट हुआ है और सबकी प्राइस क्या क्या है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो इस जो मैक्रो में इसको एक और नाम क्या दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. राइट. थर्ड इज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट. और मैक्रो में क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट. इसको ऐसे समझिए कि जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो की किताब बंद रखिए, और जब मैक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो की किताब बंद रखो, उसे नहीं खोलना. मतलब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो वाले जो वेरिएबल्स हैं कि टोटल वाले कि एग्रीगेट प्राइस क्या है, एग्रीगेट आउटपुट क्या है, उसे नहीं देखना, हमें इंडिविजुअल लेवल पर देखना है. तो मैक्रो पढ़ रहे हैं तो हमें माइक्रो के जो वेरिएबल्स हैं उन्हें कांस्टेंट रखना है. कांस्टेंट मतलब उन्हें चेंज नहीं करना, वो जैसे हैं वो चलते रहेंगे. मैक्रो को आप पढ़िए. ठीक है. सो माइक्रो में क्या होता है, मैक्रो वाले कांस्टेंट रहते हैं, और मैक्रो में क्या है, माइक्रो वाले कांस्टेंट रहते हैं. फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की. किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की. प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मतलब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. मतलब कंज्यूमर कैसे रिएक्ट कर रहा है, कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है मार्केट में. ठीक है. बिहेवियर ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड, या फिर इसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड. जब हम कंज्यूमर की पढ़ाई करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, या फिर उसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड. क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, मार्केट में मांग रखता है कि मुझे ये चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ चाहिए. हम लोग रखते हैं ना कि काश ऐसी कोई चीज़ आ जाए. सो हम लोग क्या करते हैं, डिमांड रखते हैं मार्केट में. तो हमारा इसमें जो माइक्रो में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसका एक और नाम क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. दूसरी चीज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर. प्रोड्यूसर का कैसा बिहेवियर है, या फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई. प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, मार्केट डिमांड में जो डिमांड आ रही है उसको सप्लाई करना या प्रोड्यूस करना. ठीक है. तीसरी जो बात है वो है थ्योरी ऑफ प्राइस. थ्योरी ऑफ प्राइस मीन्स कीमत क्या तय होनी चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए. वो भी हम लोग यहाँ पर कहाँ पढ़ेंगे, माइक्रो में. माइक्रो में क्या क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्राइस. ऑलराइट, समझ आई बात. अगर हम मैक्रो की बात करें, मैक्रो में प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या है, थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. मींस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि टोटल कंट्री में कितना आउटपुट है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां कितनी है, कितना जो आउटपुट है वो जनरेट हो रहा है. ठीक है. और क्या है, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप. व्हाट इज इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी. उससे पहले समझिए इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है. इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जब कंट्री में प्राइसेस हैं जो वो गुड्स और सर्विसेज की वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये इन्फ्लेशन हुआ है. क्या हुआ है, इन्फ्लेशन. तो आपको ये लग रहा होगा कि महंगाई तो नहीं बढ़नी चाहिए, है ना.
तो डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन समझ गए आप लोग? महंगाई। जब कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज, एक की नहीं, ओवरऑल, चाहे आप वो एक घर खरीद रहे हो, चाहे आप एक घर में प्याज लेके आ रहे हो, दोनों का जनरल लेवल पे देखिए कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, वो होता है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन होता है जब कंट्री में प्राइसेस कम होती जा रही हैं। तो कम होती जा रही हैं मतलब कि मार्केट में डिमांड कम हो गई है तभी कम हो रही है, मतलब कोई भी रीजन, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं डिस्कस करना। डिफ्लेशन मतलब होता है जब कंट्री में जो ओवरऑल प्राइस लेवल है वो कम हो रहा है। अब मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लग रहा है? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है तब अच्छा लग रहा है, या डिफ्लेशन हो रहा है तब अच्छा लग रहा है? अगर हम लोग जनरल बात करते हैं तो लोगों को लगता है महंगाई बढ़ रही मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, जब इन्फ्लेशन होता है वो कंट्री के लिए अच्छा है। अच्छा कैसे? इन्फ्लेशन कब होता है? इसका मतलब इन्फ्लेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है। ठीक है, हम बात करते हैं पहले सोना क्या भाव था। अब हमारे पेरेंट्स को बात करते हुए सुनते हैं कि पहले सोने की प्राइस तो बहुत कम हुआ करते थे, हम लोग इतना इतना बनवा लेते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब इतना महंगा हो गया, तो इससे क्या हो गया? महंगाई बढ़ी है। लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं एस्पेक्ट देखते हैं कि उस समय इनकम कम थी, अब इनकम लेवल भी तो बढ़ा है। ठीक है, सो इन्फ्लेशन क्या इंडिकेट करता है इकोनॉमी में? कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है, हर चीज में ग्रो हो रही है। ठीक है, पहले आप जो मकान खरीदते थे वो कम रेट में मिलता था, अभी वो मकान की कीमत बढ़ गई है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम भी बढ़ी है लोगों की। ठीक है, आप अपने ऊपर लेके मत देखिए कि हमारी तो नहीं बढ़ी, वो नहीं, आप जनरल लेवल पर देख के चलेंगे तो हमें लगेगा कि लोग पहले जो साधन थे कमाने के वो कम थे, अब लोगों को अपने काम के ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इनकम लेवल भी लोगों का बढ़ा है। ठीक है, सो इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है अगर वो ज़्यादा भी इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, स्टैटिक इन्फ्लेशन अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो वो अच्छा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन होता है मतलब कंट्री की ग्रोथ है वो इंडिकेट कर रहे हैं, और डिफ्लेशन हो रहा है वो कंट्री के लिए अच्छा इंडिकेटर नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाए, ठीक है, सो वो कंट्री के लिए अच्छा इंडिकेटर नहीं है। वापस बता रही हूँ, कभी भी आप ये मत सोचो कि कंट्री की और सबकी प्राइसेस कम हो जाए तो मैं सब चीज़ें खरीद सकता हूँ। वो करके आप तो इंडिविजुअल लेवल पे खरीद सकते हो, लेकिन जब हम ओवरऑल मैक्रो में पढ़ते हैं ना, इसका मतलब है कि कंट्री ग्रो नहीं कर रही है, जीडीपी नीचे गिर गया। ठीक है, सो इन्फ्लेशन इज गुड फॉर अ कंट्री। ठीक है, अगर वो सर्टेन लेवल पे है तो अच्छा है, और डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइजेस सपोज बहुत कम हो जाती हैं किसी चीज़ की, अभी जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, उसकी प्राइजेस अगर कम हो जाती हैं तो क्या होगा? कितने लोगों का पैसा है जो वो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उस पर उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो एक बात ध्यान रखिए, इकोनॉमी में हर एक इंसान एक दूसरे से लिंक्ड है। मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मेरा जो काम है वो किसी और के लिए फ़ायदेमंद है, वो जो काम कर रहा है वो किसी और के लिए फ़ायदेमंद है। तो इकोनॉमी में हर कोई जो काम कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो इंटरडिपेंडेंट है। तो कोई भी सेक्टर अगर बुरा काम कर रहा है तो मतलब उसका इफेक्ट हम पे भी आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हर एक सेक्टर अगर अच्छा काम करेगा तो हमें भी उसका कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिट जरूर मिलता है। तो कंट्री में डिफ्लेशन इज अ बैड इंडिकेटर एंड इन्फ्लेशन इज अ गुड इंडिकेटर। ऑलराइट, तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ते हैं, ये बहुत एडवांस लेवल का है, तो अभी आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ ये याद रखिए कि मैक्रो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थियोरी ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप पढ़ेंगे। देन आती है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। व्हाट आर दीज पॉलिसीज? फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं? फिस्कल पॉलिसीज जो सरकार बनाती है, कौन बनाती है? गवर्नमेंट के द्वारा ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ठीक है, सो मॉनेटरी मीन्स पैसा किस तरह, कितना जो रूल्स हैं, जो आरबीआई कितने बैंक्स के रूल्स हैं या जो भी रूल्स हैं, तो ये जो गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा ये जो पॉलिसीज है वो बनाई जाती है। फिस्कल पॉलिसीज कौन बनाती है? आरबीआई बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, फिर बात आती है गवर्नमेंट बजट की। सुना है गवर्नमेंट बजट हर साल होता है, हर साल पास होता है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट मतलब कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ कहाँ पे खर्च होगा, कौन से एरियाज में हमें खर्च करना है, एजुकेशन सेक्टर में देना है, हेल्थ सेक्टर में देना है। देखते हैं आप लोग कभी न्यूज़ देखेंगे तो आपको जब बजट आता है तो देखिए कई बार न्यूज़पेपर पूरा बजट से भरा रहता है कि कौन से सेक्टर में सरकार कितना पैसा देगी। ठीक है, सो वो होता है बजट, वो भी हम कहाँ पढ़ेंगे? मैक्रो में पढ़ेंगे। लास्ट आता है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट।
ये काम आता है जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। सो कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है तो वो कंट्री के लिए अच्छा है, और इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो कंट्री के लिए बुरा है, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, क्योंकि हम बाहर से मंगवा रहे हैं, पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी में करना है। तो जो भी कंट्री के पास फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा है, फॉरेन मतलब दूसरी कंट्री की जो करेंसी है उसका जो रिजर्व है, स्टॉक बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वो कंट्री बहुत अच्छी है। तो हमें हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व संभाल के रखना है, बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। देश में जो वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट अपनाना है, ताकि क्या होगा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे पास ही रहेगा, ठीक है। तो एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। सो ये अभी आगे हम लोग फर्दर चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो इतना आपको समझ आया माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या डिफरेंस होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इश्यूज होते हैं, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात होती है, मतलब सिंगल लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक हाउस होल्ड। मैक्रो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एज अ होल पढ़ते हैं, पूरी कंट्री को डेटा को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, थियोरी ऑफ प्राइस है। मैक्रो में क्या है, टोटल आउटपुट कितना है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, या फिर हम उसे थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्रो। माइक्रो पढ़ेंगे तो कौन सी किताब बंद करनी है, मैक्रो की किताब मतलब मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना है, और जब मैक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो वालों को कांस्टेंट रखना है। फिर फोर्थ आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वहाँ पे हम लोग थियोरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, थियोरी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे और थियोरी ऑफ प्राइस पढ़ेंगे। और प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप पढ़ेंगे, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट, एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिस रेट पर हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होती है, जैसे भाव कैसे, सोने के भाव कैसे रोज चेंज होते हैं, वैसे ही जो डॉलर की प्राइस वो डेली फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट भी बहुत मैटर करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इससे भी फायदा नुकसान बहुत होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये माइक्रो और मैक्रो का था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड आवर क्लास। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, आज हमने जो भी पढ़ा कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने कॉजेज पढ़े, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ा, हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, देन लास्ट में हमने क्या माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़े। तो इन चीज़ों को जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आगे बढ़ने से मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये आपको जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। सो प्रिपेयर योर नोट्स, आप इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए एंड स्टडी ऑन डेली बेसिस। आप इकोनॉमिक्स को हर दिन आप ये मान के चलिए 1 आवर यू हैव टू गिव, ठीक है, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि स्कोरिंग तो ये भी है, ठीक है, और 100 मार्क्स का पेपर इसका भी है। सो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए एंड विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच क्लास।